नमस्कार ग्वालियर, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आरजे प्रिया। शो लेकर आई हूं एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे खास मेहमान हैं शिशिर श्रीवास्तव जी, डिप्यूटी कमिश्नर स्मार्ट सिटी नगर निगम ग्वालियर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि आज आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ आए हैं। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि 90.8 MM ने मुझे इनवाइट किया है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सो मेरा पहला सवाल यही है कि जो स्मार्ट सिटी है वो ग्वालियर को आगे ऐसा क्या नया देने वाले हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। नगर निगम और स्मार्ट सिटी हमेशा एक शहर का एक प्रमुख विभाग होता है, नगर निगम, जिसमें आम नागरिकों को कुछ ना कुछ, मतलब आप कहेंगे कि नगर निगम क्या करता है, तो नगर निगम आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे काम करता ही है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे काम हैं जो नगर निगम द्वारा किए जाते हैं और जो आपको कई तो विजुअल होते हैं और कई इनविजुअल भी होते हैं। नगर निगम ग्वालियर में वर्तमान में और स्मार्ट सिटी में जो चल रहा है, स्मार्ट सिटी के आप काम देख ही रहे हैं। बाड़े का एक रिनोवेशन चल रहा है, जो फसाड लाइटिंग की गई है शहर में, वो अपने आप में एक यूरोपियन कंट्रीज़ को भी मात देता है ग्वालियर का इस समय। और उसके साथ ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ग्वालियर को एक बहुत अच्छी पहचान देने वाले हैं, शीघ्र ही आने वाले हैं ग्वालियर में। जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो अदर डिपार्टमेंट का है, लेकिन मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा कि वो एयरपोर्ट बन रहा है। तो एयरपोर्ट बनने से एक फ़ायदा क्या होना है कि वो ग्वालियर म्यूनसिपल को भी फ़ायदा होना है और ग्वालियर के नागरिकों को भी फ़ायदा ये होना है कि बाहर से टूरिस्ट का आवागमन शुरू हो जाएगा। जब टूरिस्ट का आवागमन होता है तो उस शहर का हर फील्ड का डेवलपमेंट शुरू होता है। एग्जैक्टली। जब तक पर्यटक नहीं होंगे शहर में तो आपके रेस्टोरेंट, आपके होटल्स, आपके कपड़ा मार्केट, आपके अदर मार्केट या अदर्स इंडस्ट्रीज जितनी हैं वो सब चलती हैं बाहर के आदमी आने से। तो वो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना है। यहाँ एक चीज़ और उल्लेख करेंगे कि रेलवे से दुनिया का वर्ल्ड क्लास, एक सुना होगा कि एस्केलेटर्स होते हैं, लिफ्ट होती हैं विदेशों में और पूरा कवर्ड होता है स्टेशन है और उसमें बहुत एयरपोर्ट जैसी स्टाइल होती है। तो वो शीघ्र ही ग्वालियर को वो भी मिलने वाला है और अगले साल तक वो ग्वालियर में चालू हो जाएगा। इसी के साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू भी हो गया है और लगभग 15-20% काम भी कंप्लीट हो गया है, वो भी बहुत जल्दी से आना है। इसके अतिरिक्त आता है नगर निगम ग्वालियर स्मार्ट सिटी सारे काम कर रहा है, जिसमें आप ITMS के थ्रू आप एक बहुत अच्छा सा उसका रिज़ल्ट भी देख रहे होंगे कि हम लगभग ट्रैफिक मैनेजमेंट पे ही काम नहीं कर रहे हैं उस पर, और हम उसके साथ साथ हमारा जो भी थेफ्ट होती हैं, लूट हो रही हैं शहर में या कोई क्राइम हो रहा है, उसको भी हमारा कैमरा ITMS डिटेक्ट कर रहा है और पुलिस की मदद कर रहा है इस समय। तो ऐसे कई केसेस किए हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि नमामि गंगे जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली का है, मैं उसका नोडल ऑफिसर हूँ। मुरार नदी का एक रिजनोवेशन हो रहा है। मुरार नदी जो अभी एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है, जो रमौआ से शुरू होती है जड़ेरुआ तक, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो उसमें एक जो हर व्यक्ति का है कि कल कल बहता हुआ पानी दिखे, वो पानी आपको शीघ्र ही देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसका काम शुरू हो चुका है और वो बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट आएगा वो, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बन रहा है। पहले पूर्व में भी एक नदी थी जिसका निर्माण किया गया था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, उन सबको रिएक्टिफाइड करते हुए इस नदी का निर्माण नेचुरल तरीके से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर में एक वाटर मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा वर्क हो रहा है। आप सीवर नेटवर्क की बात करेंगे, आप डेली पानी यूज़ करते हो, आपको पता नहीं, एक व्यक्ति को 135 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी की सप्लाई नगर निगम ग्वालियर द्वारा की जा रही है। इस पानी को आप ये यूज़ किया, आपने क्या किया, इस पानी को यूज़ किया। इसको यूज़ करने के बाद इस पानी को आपने वेस्ट कह दिया कि ये वेस्ट वाटर है, जबकि इसको फिर हमको रीयूज़ करना है। तो नगर निगम ग्वालियर के माध्यम से हमने एक बहुत अच्छे से एक सिस्टम डेवलप किया है जो पूरे देश में एक एग्जाम्पल साबित हो रहा है। इसमें से मैं उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पे। तो नगर निगम ग्वालियर के माध्यम से हमने एक बहुत अच्छे से एक सिस्टम डेवलप किया है जो पूरे देश में एक एग्जाम्पल साबित हो रहा है। इसमें से मैं उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पे।
यहाँ पर 5 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया, जिसकी कैपेसिटी है 145 mld जो जलालपुर पे है, एक है लाल टिपारा पे जिसकी 65 mld है, एक है 8 mld जो शताब्दीपुरम में है, एक 4 mld है जिसकी कैपेसिटी है 4 mld जो ललियापुरा पे है, और एक बैजाताल पे 1 mld का है। अब आता है कि इस पानी को हम तो वेस्ट कर देते हैं सारी चीज़ें, इससे वेल्थ कैसे करें, वेस्ट टू वेल्थ। हम नया एक फॉर्मूला लाएं, यूज़ टू रीयूज़। तो हमने इस पानी को क्या किया कि यहाँ एक जल संसाधन विभाग है जो किसानों को पानी देता है, तो हमने उनसे एक MOU साइन किया है कि 64 पैसे पर किलोलीटर पानी हम उनको सेल कर रहे हैं, ट्रीटेड वाटर को, जो करोड़ों रुपए हमारे पास रेवेन्यू का जनरेशन का साधन बन गया है नगर निगम का। और इससे एक आदमी भी अवेयर हो रहा है कि इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। Exactly. तो इसमें एक होता है कि रीयूज़ ऑफ वाटर का आपने करा ना, तो इसमें पानी गंदा कभी नहीं होता है। उसमें एक होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, एक COD होती है, एक BOD होती है। तो BOD जो होती है अच्छा पानी होता है अगर 10 BOD से लेस है, मिलीग्राम 10 मिलीग्राम पर लीटर अगर उससे कम है तो पानी बहुत अच्छा उपयोग के लिए होता है, और 50 COD से कम है, 50 मिलियन लीटर पर लीटर कम है अगर 50 से, तो वो बहुत उपयोगी पानी है। pH वैल्यू 7.7 और 8 के आसपास रहनी चाहिए। तो ये सारे एक डाटा मैच करते हैं पानी से, तो उस पानी को हम एग्रीकल्चर, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, रोड स्वीपिंग मशीन्स, फायर ब्रिगेड और पार्कों में आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद यदि टर्सरी ट्रीटमेंट जो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है आगे चल के, क्योंकि भारत में इस पानी को ऐसा माना जाएगा कि वो रीयूज़ नहीं करना चाहिए और वैसे हम वो पैसा पानी है, लेकिन वो एक मिथ्या है कि पानी पानी ही होता है, और जब वो ट्रेवल करता है उसमें अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ा दी जाए तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है पानी। तो उसके लिए हमने इसमें एक टर्सरी ट्रीटमेंट की भी आगे फ्यूचर में प्लानिंग है कि हम इस पानी को पुनः पीने के योग्य कर सकें। ये फ्यूचर का काम है, लेकिन इस पे भी हम सारे लोग लगे हैं। सर ये तो बहुत ही अमेजिंग बातें आपने हमसे शेयर की हैं, और जैसे कि हम कह सकते हैं आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और जो साइंस का फ्यूजन आपने बताया अभी, वो तो सच में मतलब काबिल तारीफ़ है। मतलब हमें ग्वालियर में बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है, जिसमें सबसे अच्छी बात सर ने बताई जो नदी आपने बताया, जो योजना के बारे में, इट्स अमेजिंग नदी जी। और ये चीज़ें तो बहुत एक्साइटेड होने वाली हैं, सो लेट्स सी, हम लोग ज़रूर इन फ्यूचर में देख पाएंगे। और हाँ, ये भी कहना चाहूँगी कि जो सिटीजन्स हैं हमारे, उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेन बताएं कि सारी चीज़ें शासकीय तरीके से नहीं की जा सकती हैं। उस किसी भी शहर का विकास और उस चीज़ की वैल्यू और उस चीज़ का डेवलपमेंट उसके नागरिकों से ही होता है। मैं भी वहाँ का नागरिक हूँ। यदि मैं अपने सिटी के बारे में बहुत अच्छा सा प्रमोशन खुद करूँगा और हर चीज़ को नेगेटिव थॉट्स में नहीं लूँगा, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आपकी हर जगह जाएंगी। आप कहें कि मेरा शहर बहुत सुंदर है, तो आपके यही सुनने के बाद अगर 10 पर्यटक भी आ गए, तो 10 पर्यटक का आने का मतलब होता है कि एक दिन में आपके पास करीबन 1 लाख रुपए के रेवेन्यू उस शहर में आ रही है। एक पर्यटक का आने का 10,000 रुपये वो उस शहर में पर डे का खर्च करके मिनिमम जाता है। ये तो मिनिमम वैल्यू है उसकी। तो आप सोचे कि आपकी निगेटिव वैल्यू से हो सकता होगा नहीं यार ग्वालियर में नहीं जाना, कि पहले कहते थे कि यहाँ लूट हो जाती है, ये सारी चीज़ें, ये मिथ्या है, कुछ नहीं है। बहुत सेफेस्ट और बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। ग्वालियर में जो कुछ है वो बहुत से कई सिटीज़ में तो वो उन्होंने सोचा भी नहीं है जो ग्वालियर में पिछले 50-100 साल से। मैं आज ये नहीं कहता हूँ कि हमें प्री इंडिपेंडेंट भी हमारे पास ग्वालियर में वो चीज़ें थी जो सोचनी है। आपको पता है कि ग्वालियर में मेट्रो थी 1930 में। मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा कि ग्वालियर में 1930 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट था। सिंधिया रियासत काल के समय में ग्वालियर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो आज मोती झील के नाम से आप जानते हैं, वो भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ग्वालियर शहर में स्थापित था। वो वाटर मैनेजमेंट पे जो शहर में काम हुए हैं वो कहीं पूरे एशिया में उस समय नहीं थे जिस समय, लेकिन समय अर्बनाइजेशन होने से काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हुई और पब्लिक सपोर्ट में नहीं आई है।
तो आज की डेट में सारी रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक साथ में आए। जी, पब्लिक को साथ आना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि सर 1930 की बात कर रहे हैं, जब इतना डेवलप्ड था ग्वालियर, तो अब कितना हो सकता है अगर हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, वो भी आपका साथ दे। तो थैंक यू सो मच सर। सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप वाटर मैनेजमेंट स्पीकर भी हैं, और जैसा कि गर्मियाँ आ गई हैं तो ग्वालियर में वाटर स्कार्सिटी बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है। मतलब कई जगह लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो ऐसे में लोग कैसे पानी को बचा सकते हैं? देखिए क्या होता है कि पानी सबसे बड़ी चीज़ है। मैं इस पृथ्वी का जो मेन है, अपन 5 अपने चीज़ें बताई, उसमें पानी की सबसे बड़ी उपयोगिता बनाई है। लेकिन पानी की उपयोगिता को हम आम आदमी या मनुष्य उसको उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा है। Exactly. पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे अर्बनाइजेशन होने से, पॉपुलेशन बढ़ने से बढ़ेगी, नीड बढ़ रही है। लेकिन हमने उसके बारे में सोचना बंद करा। हम आरओ लगा देते हैं घर में, जबकि आरओ को मैं नहीं चाहता कि किसी घर में आरओ होना चाहिए। एक तो उससे बॉडी का भी नुकसान आप करते हो, उसमें जितने भी मिनरल्स हैं आप उनको ख़त्म कर देते हो, और उसके बाद आप 60 से 70% उस पानी को वेस्ट कर देते हो। अब आप 60-70% पानी को, घर का पानी को वेस्ट करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि स्केर्सिटी है, नहीं होना चाहिए। फिर उस पानी को चलिए वेस्ट करिए, तो उस पानी को रीयूज़ कर लीजिए अपने किसी और काम में, तो उसका आपकी पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वर्षा का जल आपको पता है, ब्रह्मा जी हैं एक ब्रह्मा जी, सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने एक सृष्टि की रचना की है, उन्होंने हर चीज़ को डिज़ाइन किया होगा। मनुष्य बनाए हैं तो मनुष्य के लिए पानी की भी आवश्यकता होगी, तो उन्होंने डिज़ाइन किया ना कि एक बरसात आएगी, नीचे का पानी नमी होगी, नमी होके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से पानी बरसेगा, वही पानी को हमको यूज़ करना था। हमने वो पानी को, उस पानी का वर्षा जल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। सारे शहर को पक्का करते जा रहे हैं, उस पानी को बह के आप अपने शहर से दूसरे शहरों में, नदियों से समुद्र में पानी को भेज देते हैं। फिर कहते हैं पानी की स्कैरसिटी हो गई है। कोई स्कैरसिटी नहीं है। आपके घर में अगर 1000 फीट की छत है, तो आपको पता है आप साल भर में 70,000 लीटर पानी को स्टोर कर सकते हो एक छत पे। अब आप समझ लीजिए कि ग्वालियर 425 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। ग्वालियर म्यूनसिपल का जो क्षेत्रफल है वो 425 स्क्वायर किलोमीटर है। 425 स्क्वायर किलोमीटर को यदि 799 mm की वर्षा से गुणा कर दिया जाए, तो अरबों खरबों लीटर का पानी को हम अपने शहर का पानी को यहीं रोक सकते हैं। उसके रोकने की विधियाँ बहुत सिंपल्स हैं, बहुत बहुत मामूली सी विधियाँ हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं। मालूम हमें क्या हमारी समस्या है कि हम उस पानी को, हमारे शहर में आपको पता है कि जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है इस मैनेजमेंट का, जो वाटर मैनेजमेंट के हमारे पूर्वज बना के गए। सारे तालाबों पे कॉलोनी काट दी गई, सारे तालाबों को बंद कर दिया गया। आपको पता है कि ग्वालियर में लगभग 6 से 8 हज़ार के आसपास, मेरा अप्रॉक्सीमेटली आज से 50 साल पहले कुएँ और बावड़ियाँ थी। अब ये कहाँ गई? इस पर प्लॉट कट गए और इस पर मकान बन गए। ये सब देखने के बाद नगर निगम ग्वालियर ने, आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि यार इनको प्रोटेक्ट करना है। तो फिर हमने एक अपना व्यक्तिगत ही उसको एक टारगेट लिया कि, तो मैंने उसमें 3000 से ऊपर की कुएं बावड़ी को आइडेंटिफाइड कर लिया है, उनको जियो मैपिंग कर दी है, उनको 5 एंगल से उनके फ़ोटो और वीडियोग्राफी करा ली है। उसको एक्सेल सीट पे हमने पूरा डिटेलिंग्स उसकी कर दिया और उसको ऑनलाइन कर दिया है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसको, ये पूरे भारतवर्ष में पहला शहर है जिसने इस तरीके का काम किया है। पूरे भारतवर्ष में नगर निगम पहला है जिसने इस तरीके का काम किया। अमेजिंग सर, अचीवमेंट है। उसके बाद भी इन कुओं को रिचार्ज करना भी शुरू कर दिया है, जो अभी करीबन 30 से 40 कुएं रिचार्ज भी हो गए हैं, और आप फिजिकली उनको देख भी सकते हैं। उनको रिचार्ज स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी किया है, और नगर निगम ने भी उसके काफ़ी कुओं को, और आगे 1500 कुएं का टारगेट है कि उनको हम फिर से रिचार्ज करेंगे। अमेजिंग सर, और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप लोग इतना डेडिकेशन के साथ हमारी सिटी के लिए, अपनी सिटी के लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत कुछ नया दिखने वाला है ग्वालियराइट्स को। बस एक और रिक्वेस्ट है आमजन से कि वाटर बॉडीज़ को किसी भी धर्म और उसके लिए एक आस्था का होता है,
लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर वो माने इस चीज़ को कि बहते हुए जल में हम पूजा की सामग्री का यूज़ करते थे, ना कि आपके कुएं, बावड़ी या तालाबों में आप अभी डाल आते हैं तो उसमें तरह तरह के केमिकल होते हैं, जो उस केमिकल से उसके डाइवर्सिटी ख़त्म होती है, उसमें जो जीव जंतु हैं वो मरते हैं। आपको पुण्य का काम करने के लिए कोशिश करिए कि जितनी भी माला या कोई चीज़ है उनको आप मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए और किसी भी वाटर बॉडीज़ में उनको सिराने का काम ना करें। तो उससे हर वाटर बॉडीज़ जब लाइव हो जाएगी तो नमी बनेगी, उसमें नमी बनेगी तो पेड़ पौधे अपने आप लगना शुरू हो जाएंगे। जब पेड़ पौधे लगेंगे तो वर्षा अपने आप आएगी, वर्षा जब अपने आप आएगी तो ऑटोमेटिकली पानी आपको मिलेगा। तो कोई स्कैरसिटी हमेशा के लिए, जो नाम स्कैरसिटी कहते हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सर आपने बहुत अच्छी बात कही और आई होप कि लोग फॉलो करेंगे इस बात को, जो आपने डेप्थ में जाके जो भी रीजंस बताए हैं उसके लिए। थैंक यू सर। सर अब मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। सर हमने सुना है आपका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप कुकिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में हमें कुछ बताएं। बस ये है कि मैं यहाँ भी एक अच्छी सी चीज़ है कि इस प्रोफेशन में 24/7 हमको काम करना पड़ता है और उसके बाद आप हर व्यक्ति के अंदर एक खुद की एक कुछ ना कुछ तो होता है, तो वो उसको साइड में कर देता है। मुझे अपनी दादी, मम्मी और अपनी वाइफ से ये सारी चीज़ें उनके काम करते हुए देखने से मिली, और बच्चों से भी आता है कि उनको कुछ खाने का कुछ नया क्रिएशन चाहिए था। तो एक जनरली मुझे में एक हॉबी आ गई कि मेरा एक दादादी रसोई के नाम से मेरे बेटे ने एक चैनल को लॉन्च किया। उसमें मैं बहुत ही क्रिएटिव कुछ डिज़ाइंस करता हूँ जिसमें मेरी वाइफ उसको सपोर्ट करती है, और वो क्रिएटिव डिशेस मैं बनाता हूँ। तो मैं संडे को तो जनरली मैं ही खाना बनाता हूँ शाम को। ये एक है कि मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को हाफ डे के बाद घर पहुँच जाऊँ, तो संडे का खाना मेरा रहता। तो हर चीज़ की एक होती है। मेरा यूट्यूब चैनल में इस समय लगभग 3000 सब्सक्राइबर हैं इस समय, और काफ़ी कॉल भी आते हैं कि ये कैसे चीज़ें क्रिएट की हैं। तो काफ़ी इनोवेटिव रेसिपी मेरे पास हैं, और वो मैं कोशिश करूँगा कि हर डेली या कुछ ना कुछ मेरे चैनल के थ्रू सर्व होती रहें, और वर्किंग वूमन और वर्किंग जो भी फूडीज़ हैं उनको वो उपयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच सर। और हम कह सकते हैं सर आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। यूजुअली लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हम काम करते हैं तो फिर घर का काम संभालना मुश्किल हो जाता है, बट ये सिर्फ कंप्लेंट्स हैं या exactly? बिल्कुल। मैं मनुष्य की वर्किंग के लिए 8 घंटों का एक 3 शेड्यूल दिए गए हैं। 8 घंटे आपको सोना चाहिए, 8 घंटे आपको काम करना चाहिए, और 8 घंटे में आपको पारिवारिक काम भी करना चाहिए। ये एक आप अपनी लाइफ का एक मुंह बना लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ को आप एंजॉय करेंगे। जब मैं ऑफिस आता हूँ तो ऑफिस रहता है, मेरा घर हट जाता है कि घर नहीं है, घर जाता हूँ तो फिर घर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी लेकिन एक बहुत बड़ी सी चीज़ है, मैं आगे चल के आपका उस पर और डिस्कस करूँगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। हर व्यक्ति को हॉबी अपनी नहीं मानना चाहिए, किसी भी तरह की हो। उसको खाना बनाने की नहीं हो, उसको खाना खाने की भी हो तो भी उसको पूरा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि खाना बनाने की हो, उसको कपड़ा सिलने की हो तो करना चाहिए उसे कपड़े सिलने। एक मनुष्य ने जो लिंग बनाए हैं, 2 लिंग बनाए, तो इसका कोई ब्रह्मा जी ने उसको भेजा नहीं था लिखित में कि ये काम ये लिंग स्त्रीलिंग करेगी और ये लिंग ये पुरुष लिंग करेगा। तो इसलिए कोई नियम नहीं है। आपको जिस चीज़ में मज़ा आए उस चीज़ को आपको खुद को करना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। एक तरह से सोशल स्टीरियोटाइप जो मेंटालिटी होती है उसको आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि किसी भी काम पर किसी का नाम नहीं लिखा है, किसी भी कहीं नहीं लिखा, किसी ने कोई डिज़ाइन नहीं किया, कहीं किसी ने बताया हो ऐसा, कोई प्रकृति ने आपको लिख के दिया हो ऐसा, कहीं कुछ नहीं है। सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको कई सामाजिक, अरे यार मैं खाना बनाऊंगा तो क्या कहेंगे लोग, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। अगर लेडीज़ कहेगी मैं बुलेट चलाऊंगी तो वो कैसे कहेंगे, तो ये चीज़ें तो आपकी हैं। आपको लेडी हैं आप, यदि बुलेट का इच्छा है तो चलाइए उस दिन, क्योंकि वो जीवन कहा गया है कि ये मनुष्य की योनि जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो उसको जीना चाहिए जितने दिन आप चीज़ें हैं, लेकिन नियम कायदे से आप उसको जिएंगे तो आप सक्सेस कहीं नहीं गई है। असफलता का एक वर्ड कहते हैं लोग कि असफल हुए। मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा अभी
हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। देखिए, मैं पहले भी आपसे अभी डिस्कस किया था कि असफलता कहीं नहीं होती है। मैं अपनी एक छोटी सी लाइफ की स्टोरी है मेरी कि मैं जब 8 साल का था 1980 में, तो उस समय मेरा एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। तो दैट टाइम बहुत छोटा था, 8 साल का था। मेरा एक पैर वैसे ट्रक का पहिया निकल गया और वो पैर पूरे तरह डैमेज हो चुका था। और उस समय मेरे फादर और मदर ने जो कठिनाई झेली होगी, मुझे पता है आज की डेट में कि क्या किया होगा उन्होंने। और उस समय मैं 2 साल हॉस्पिटल में रहा, तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन लगभग नहीं हुई है, ये मानेंगे। एंड 2 साल बाद जब पूरे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बहुत सारी सिटीज़ में जहाँ उस समय इलाज अवेलेबल था, फिर भी मेरा पैर नहीं बच पाया। मेरा एक पैर अबव नी एम्पुटेट जयपुर में किया गया। उस समय से मालूम नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरा एक पैर नहीं है, और मैं कंटिन्यू उस पर वर्क कर रहा हूँ। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पूरी की। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स में भी जॉब कर, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करके आया। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब में मैं आ गया। गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद बस ये फ़ायदा हुआ कि मुझे किसी ने, ना मेरे माँ बाप ने, ना मेरे भाई बहनों ने कभी, या मेरे फ्रेंड्स ने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरा शायद एक पैर नहीं है, जो मुझे आज भी नहीं है। वो अभी बात चली तो मेरे मुंह से निकला है, मैं कभी डिस्कस नहीं करता इस चीज़ को, ना आया है। तो वो चीज़ें नहीं आई कि मैं बहुत बड़ा, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि मेरी एक पैर से ही सारी एक्टिविटीज़ ऑन होती हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्कूल टाइम में बैडमिंटन का प्लेयर रह चुका हूँ, जो कि असंभव होता है कि आज की डेट में सोचना असंभव है कि एक कैसे खेलेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल का क्रिकेटर रहा हूँ, मैं डिवीज़न लेवल पे खेला हूँ, और मैं फास्ट बॉलर भी हूँ। और उसके बाद मैं एक साइकिलिस्ट हूँ। मेरा एक 90 किलोमीटर का रिकॉर्ड है। मैंने एक पैर से 4 घंटे 2 मिनट में साइकिल एक पैर से चलाई है। और एक रिकॉर्ड आगे चल के मैं यहाँ के जो साइकिलिस्ट हैं उनसे बहुत डिस्कस कर रहा हूँ। वो एक रिकॉर्ड 1 घंटे का है एक पैर से चलाने का, 31.8 किलोमीटर का। वो प्रण किया हुआ है कि एज ज़रूर बढ़ गई है मेरी, लेकिन प्रण कर रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड भी मैं शीघ्र ही बनाऊँगा उसको। और तो उसकी चीज़ें, बस मैंने यहाँ एक ही चीज़ कहना है कि इस चीज़ों को कहीं कोई चीज़ आड़े नहीं आई है। कोई भी चीज़ कभी भी आड़े नहीं आई है कि कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया मुझे कि कहीं चीज़ें। मैं 165 किलोमीटर से कार ड्राइव कर लेता हूँ, मैं ट्रक ड्राइव कर लेता हूँ, मैं बस ड्राइव कर लेता हूँ। मुझे एक पैर से ये नहीं पता होता कि वो 3 चीज़ें कैसे ऑपरेट होंगी, कहीं कोई नहीं है। हर व्यक्ति के संग कुछ ना कुछ घटता ही है, पूरी लाइफ होती है, कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं। आप उस चीज़ को अपनी बैसाखी मान लेंगे तो आप अपंग हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, वो असहाय हो जाएंगे। आप, मैं यहाँ पे सबसे कहना चाहूँगा कि एक ही चीज़ है जीवन में, वो है आपका खुद पर विश्वास करना जी। और अपने पे विश्वास कर लीजिए। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी उस पर मत दिमाग लगाइएगा। उस पर बस आपने अपने ऊपर विश्वास कर लिया, आप सक्सेस है। असफलता नाम की कोई भी चीज़ किसी भी डिक्शनरी में नहीं है, और ना कहीं पृथ्वी पे है। जी सर आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसे ही कहते हैं कि एक तरह से आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है उसे अपनी ताकत बना लेना, और लाइफ से बिल्कुल वो आपसे बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इंस्पायर होना भी चाहिए, आदमी को इंस्पायरेशन होना चाहिए, लेकिन आपको इंस्पायर, मैं यहाँ पे सभी से कहूँगा कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है जी। तो आप क्या करिए कि आप कहते हैं कि एक चोर है और बहुत गंदा आदमी है यार, तो उसके संग बैठेंगे तो वो चोर होगा नहीं, बैठिए उसके संग। उसके संग भी उसकी पॉजिटिव चीज़ें उसमें होंगी गारंटेड जी। तो आप हर व्यक्ति के संग बैठिए, उसकी पॉजिटिव चीज़ें इनहेल करिए। आप कहते हैं ना, दारू वाले के संग बैठे हम शराब पीने लगे, आप उन्हें उसकी नेगेटिव चीज़ तो कर ली, लेकिन उसके हो सकता है उसकी कुछ पॉजिटिव हो, वो पढ़ा लिखा हो, वो किसी चीज़ पे ज्ञान रखता हो, उस चीज़ को आप ले लीजिए ना, उसके संग बैठिए, उससे ज्ञान ले लीजिए वो वाला। और पॉजिटिव चीज़ आप मल्टीपल लोगों के संग बैठिए, उठिए, मल्टीपल लोगों की चीज़ें। और कभी भी एक जीवन में ध्यान रखिए कि आपको कोई भी टास्क दे दिया जाए
तो उसके कभी भी जीवन में ये नहीं कहें कि ये मेरा फील्ड नहीं है, मुझे नहीं आती है जी। आपसे कह दिया जाए कि आप एंकरिंग करना है तो आप करिए, बोलिए मैं करूँगा। मैं हो सकता है प्रैक्टिस करना है, कहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए कि भैया हम एंकरिंग करेंगे। आपने कहा कि नहीं यार हम तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, आपको ही करना है। मैं कहूँ मैं तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं कैसे करूँगा? नहीं, करिए, वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव सीखने को मिलेगा। जी सर, बहुत अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं से हम कुछ सीख सकते हैं, और जैसा कि सर ने कहा एक नज़रिए का खेल है, बस नज़रिया बदल दो तो बस नज़ारा बदल जाता है, जैसा कि कहा जाता है। थैंक यू सो मच सर। सर आप क्रीड़ा भारती महानगरीय जो हमारी ये बॉडी है इसके अध्यक्ष हैं सर, तो ये किस तरह से काम करती है, इसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए क्या होता है कि किसी भी यूथ का, मैं सबसे कहता हूँ, मेरा ब्रेन जो डेवलप हुआ है या मैं जिस स्किल पे पहुँचा हूँ या जो लोग भी पहुँचते हैं वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं। ये देखना, ध्यान लगाना कि पढ़ाई में वो बोले, जैसे मैं शायद मेरी 10th में 2nd डिवीज़न है, 12th में मेरी 2nd डिवीज़न है, उस समय मैं केवल क्रिकेट, बैडमिंटन और ये सारे स्पोर्ट्स ही खेलता रहता था। ज़रूरी है कोई आपके, लेकिन उसके बाद जब इंजीनियरिंग में आया फिर भी खेला, क्रिकेट ही खेलता रहता था, लेकिन उससे ब्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ है तो आज की डेट में कोई भी बीट नहीं करता है। वो आपकी जो पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, और किसी भी काम में एजुकेशन सेकेंडरी होती है, पर्सनैलिटी ही फर्स्ट होती है। एग्जैक्टली सर। तो एजुकेशन में आपको 95-99% नंबर लाने से अच्छा है कि आप स्पोर्ट्स में आएँ। क्रीड़ा भारती एक संस्था है कि सारे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें हम लोग करते हैं कि जो भारतीय परंपराओं में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी उनको करते हैं कि योगा है, गिल्ली डंडा है, खो खो है, कंचे खेलना है। तो ये आपको लगता होगा कि बहुत मामूली से गेम है, ये आपकी ब्रेन्स को काम करते हैं। आप कंचे खेलते हो तो आपका कंसंट्रेशन आता है, आपको ये नहीं पता होगा शायद। कंचे खेलने का मतलब होता है कि आपका कंसंट्रेशन, जब आप कंचे को डालते हैं तो आपका कंसंट्रेशन, आपका देखा होगा कि आपने 1 मिनट तक लगाया होगा, आधा मिनट उसको मारने के लिए लगाया होगा, तो वो आपका मेडिटेशन करता था। तो सारी एक्टिविटी एक लड़कियां या लड़के वो खेलते थे, वो पैरों से लंगड़ी कहलाती थी, ये सारी चीज़ें कहलाती, तो वो हर चीज़ की एक्टिविटी है। जो ह्यूमन बॉडी बनती है वो उसमें हर चीज़ का मूवमेंट होना ज़रूरी है। exactly. आज की डेट में हम मोबाइल्स पे आ गए हैं, गेम खेलते हैं, मोबाइल को गेम खेलते हैं, तो ये चीज़ें आपका ब्रेन फंक्शनिंग नहीं कर रहा है जी। और एक गूगल बाबा के नाम से कोई चीज़ आ गई है तो जिससे हम सारी चीज़ें ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों से ज्ञान लेंगे और अपनी भारतीय पद्धति की जो चीज़ें हैं उनसे, अपनी दादी, नानी, बाबा, नाना, इनसे आप सीखते जाएंगे चीज़ों को, तो आपकी ब्रेन का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। फ्रस्ट्रेशन तभी आएगा जब आप किताबी कीड़ा हो। किताबी कीड़ा से ज़्यादा आप स्पोर्ट्स में आइए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। स्पेशली आजकल के बच्चों को स्पोर्ट्स से और आउटडोर गेम्स से जुड़ना बहुत ज़रूरी है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि सर ने कहा कि वो कहा भी जाता है कि खिलाड़ी कभी नहीं हारता, फिर चाहे खेल में हो चाहे ज़िंदगी में हो। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो जब आप खिलाड़ी होते हो, तो उस समय आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप फिजिकल भी स्ट्रांग होते हो और मेंटली बहुत ताकत आ जाती है आपके अंदर। जी सर, मैं पूरी तरह से रिलेट कर पा रही हूँ आपसे। थैंक यू सो मच सर। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप प्रोफेशनली भी स्मार्ट सिटी में कार्यरत हैं और आप अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं, तो आजकल ये देखा जाता है यूथ में कि कई बार उन्हें या तो प्रेशराइज कर दिया जाता है कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो या आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, पैशन से दूर कर दिया जाता है। तो इन दिस वे एक तरह से वो अपनी लाइफ से कई बार हताश भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं अगर दोनों चीज़ें करोगे तो दो नाव में सवारी करना भी गलत है। तो आखिर यूथ करे तो करे क्या? बहुत अच्छी सी बात है कि कन्फ्यूज़न पैदा कहाँ से किया गया। हम लोग भी थे, पहले भी थे, और हमारे पापा बाबा ये लोग भी थे, तो वो लोग भी अपनी ज़िंदगी जीते थे और बड़े अच्छे से जीते थे, सारी चीज़ें थी। जो प्रॉब्लम आई है कि अब गाइडेंस की प्रॉब्लम आई है जी। अच्छे से अच्छा कोई गाइड नहीं मिलता है। हम आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं और आपस में, तो ये आपका कहना ठीक है कि दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि आपकी नाव नहीं है, प्रोफेशनल और पर्सनल हमेशा होता है ज़िंदगी में। मैं कहता हूँ 3 चीज़ें चलती हैं आपकी, 3 चीज़ें जीवन में चलती हैं, तो तीनों चीज़ों के लिए डिज़ाइन है। आप खुद ही डिज़ाइन हो, तो आप अपने
प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह रखिए और आप अपनी हॉबी को हॉबी के लिए रखिए। तो लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम इतने बिजी हो गए हैं या इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि हम अपने चीज़ों को देखना बंद कर दिए जो हमारे अंदर हैं। जी, सही कहा आपने। तो जब हमारे अंदर की चीज़ें देखना बंद कर दोगे तो बाहर तो कुछ भी दिखेगा। और बाहर का दिखना जो है वो कहते हैं ना, एक आडंबर सा खींच दिया जाता है। हम जैसे कहीं बैठे हैं तो हम एक सीनिक व्यू कर देते हैं, तो सीनिक व्यू दिखता है कि भाई अब आपको लगता है कि यार वो मर्सिडीज़ ले ली उसने या ऑडी ले ली उसने या बहुत बड़ा बंगला बना लिया उसने, तो आपको उसका वो दिख रहा है। लेकिन आपने कभी भी उस व्यक्ति के बारे में जाके उससे कभी भी डिस्कस नहीं किया कि उसके ऑडी लेने तक के लिए उसकी जर्नी क्या थी। हॉबी जरूर पूरा करिए जीवन में, हर चीज़ को हॉबी में करिए, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में भी करिए, लेकिन उसको टारगेट करिए कि हमेशा व्यक्ति को कहते हैं ना कि छोटा सोचो, मैं कहता हूँ कि बड़ा सोचो। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि मेरा खुद का चार्टेड प्लेन होगा तो तब तक आपके दिमाग में पिक्चर ही नहीं है ना। लेकिन उसके लिए राइट वे में आप अपना इनिशिएटिव करिए और बढ़िए। हर चीज़ का अगर बहुत तत्काल आपको कोई चीज़ मिल गई तो वो आपके काम नहीं आएगी। जी, सही कहा आपने। और वो ही चीज़ आपको थोड़े से इंटरवल्स में मिलती रही और आपने अपना वो किया, आपको वो हमेशा स्टेबल भी रहेगी और वो आपको ताकत भी देगी और उसकी वैल्यू रहती है। उसकी वैल्यू रहती है और वैल्यू ही होनी चाहिए। अनवैल्यूड चीज़ को आपको कोई मैं आपको गिफ्ट कर दूं, वो चीज़ वो अनवैल्यूड होती है। वो आप अपनी जीवन में आप लगेगा तत्कालिक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो थोड़ी देर में आपके लिए बेकार हो जाएगी। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार हम लोग ट्राई करते रहते हैं, हार नहीं मानना है, सब्र होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो चीज़ धीरे धीरे मिलती है, जैसा कि सर ने कहा, तो फिर उसकी वैल्यू भी रहती है, हम उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं और फिर वो हमें लाइफ में आगे भी बढ़ाती है। डेफिनेटली। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, जैसा कि हमने सीखा। बिल्कुल है। यंगस्टर्स को एक क्वेश्चन आपका और था, वो उसको डिस्कस नहीं कर पाया, ये था कि वो करें क्या। जी। तो वो चीज़ें वो करें। आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, वो 3 इडियट देखी होगी, तो आपने उस पैटर्न को, वो पिक्चर है वो बोले, लेकिन वो रियलिटी भी वही है कि आपको क्या करना है। लेकिन आज के पेरेंट्स भी बड़े समझदार भी होते जा रहे हैं और उनको बड़ा फ्रेंडली डिस्कस करना चाहिए। और बच्चों की हॉबी को जब वो 6 या 7th क्लास में आ जाते हैं और वो 8th क्लास तक उनका पता लग जाता है कि वो उनका ब्रेन किस तरीके का है, तो आप उसको माइंड करिए। आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाना और उनसे पूछना नहीं करिए, क्योंकि वो उनके संग नहीं रहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक तरीके से आप कहते हो कि मैं वहाँ क्लास से पूछूंगा ये बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होगा, वो नहीं होना चाहिए। आप इतने बड़े टीचर हो उनके, आप घर में 24 घंटे रहते हो उनके साथ, आप उनकी हॉबी को देखिए ना कि किस फील्ड में वो आ रहे हैं। वो कह रहा है कि मुझे BBA करना है तो BBA कराओ भाई, वो कह रहा है MBA करना है तो MBA कराओ, वो कहता है इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग कराइए, वो कहता है मेडिकल में जाना है, आप अपने तरफ से मत थोपिए उसको। वो कहता है मैं खुद का काम करूँगा तो करिए ही ना। फेलुअर होगा, बहुत सी चीज़ें फेल होती हैं लेकिन सक्सेस भी होंगी। तो जॉब हर जगह, और मेरा यंगस्टर से एक और कहना है कि जॉब की तरफ मत बढ़िए, जॉब देने वाला बनिए। वाओ, अमेजिंग सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो इसलिए है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। मैं एक यहाँ चीज़ें और ऐड करूँगा जो मैं बताना भूल गया कि मैं यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है, उसका मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर हूँ। और वो इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं, इंक्यूबेशन होता है स्टार्टअप के लिए, मैं यहाँ से और यूरोप की कंट्री में मैं टाई अप करा रहा हूँ ग्वालियर के। तो अभी 3 स्टार्टअप को हम लेके यूरोप भी जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर का हर बच्चा जो जॉब ढूंढना चाहता है उसकी जगह जॉब देने वाला बने। तो अपना स्टार्टअप करिए और अपने स्टार्टअप के लिए भी जो भी आपको मदद चाहिए हो, वो मदद के लिए मेरा मोती महल में स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जी इनक्यूब के नाम से है। वहाँ जाइए, वहाँ हर तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है। अपना आइडिया, रात को सोते समय जो याद आया, रात को सोते समय उठिए और एक डायरी, हमेशा एक जीवन में एक चीज़ और ध्यान रखिए, जहाँ सोते हैं वहाँ मोबाइल मत रखिए, एक डायरी और एक पेन ज़रूर रख लीजिए। और कोशिश करें, एक और छोटी सी बात करता हूँ कि आप जब टॉयलेट जाते हैं तब बहुत अच्छा सा आइडिया आता है।
तो जब टॉयलेट से बाहर निकलें तो फिर आप पेन कलम लीजिए और वो आइडिया को फटाक से लिख लीजिए। हो सकता है वो आज काम नहीं आए, वो हो सकता है 3 साल बाद काम आए, वो हो सकता है 10 साल बाद काम आ जाए, लेकिन उस आइडिया को लिख लीजिए। वो क्षणिक क्लिक होता है और वो शॉर्ट मेमोरी होते हैं, ये ध्यान रखिए, वो शॉर्ट मेमोरी होता है। जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो याद नहीं आएगा। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, काफ़ी रियलिस्टिक बात कही, और हमारे लिसनर्स सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, हम लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि किस तरह से एक आइडिया, वो कहते हैं ना, आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। आइडिया बदल देता है। नहीं तो जो भी जीवन में सफल व्यक्ति हैं, आप उनकी कहानियाँ सुनते ही होंगे और सारी चीज़ें देखते होंगे, तो वो उनकी कहानियाँ हैं कि उनके पास आइडिया ही था जी। उनके पास कोई भी बड़ा आदमी फाइनेंशियल बड़ा नहीं दिखा। आज हमारे पूजनीय उनका है रतन टाटा जी का नाम लेंगे तो वो भी अपनी इनोवेटिव आइडिया से ही उन्होंने बढ़ाया, नहीं तो उनके पेरेंट्स ने जो किया था वो ख़त्म हो जाता थोड़े दिन में, लेकिन उन्होंने भी कुछ आइडियाज़ लाए होंगे। आज अंबानी जी की बात करते हैं या इनकी बात करते हैं, ये लोग भी अपने आइडियाज़ ही लाए हैं। वो भी सामान्य मनुष्य हैं जैसे हम हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है कि बनना हमें सब कुछ वही है। आज हम कहते हैं ये IAS हैं, कलेक्टर साहब हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना है, तो वो भी मनुष्य हैं, सेम है, बस उनने अपनी कुछ चीज़ें अलग करके करी, जो कंसंट्रेट करके की हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स में उस पद पे पहुंच गए। और बिजनेस में वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत की और अपने आइडिया को डरे नहीं उस आइडिया से। तो मेरा हर यंगस्टर से एक ही कहना है कि आइडिया को लिखिए और आइडिया पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। फेलुअर होंगे, 100% होंगे, क्योंकि सफलता अगर जैसे आज आइडिया आया और शाम को आप करोड़पति बन गए तो वो फेल हो जाएंगे आप। वो आइडिया अगर 10 साल में आप करोड़पति बने तो वो जिंदगी भर हो सकता है आपको ले जाए और आपकी कई पीढ़ियों को वो सहूलियत देगा। जी सर, बहुत अच्छी बात कही। और जैसा कि लिसनर्स ने सर को सुना कि अगर आपके भी दिमाग में कोई आइडिया है और कोई स्टार्टअप आप भी प्लान कर रहे हैं तो आप ऑफिस जा सकते हैं सर के। थैंक यू सो मच सर। सर, लिसनर्स ने और हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारे ग्वालियराइट्स को अपने तरफ से आप कोई मैसेज दें। देखिए, ग्वालियर में मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर की तारीफ़ की जाती है बहुत ज़्यादा। इंदौर की तारीफ़ वहाँ के म्यूनसिपल ऑफिसर्स की वजह से नहीं होती है, वहाँ की पब्लिक फुल सपोर्ट में आ गई है। मेरा सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन के हर पग पे अपना पैर आगे बढ़ाएं वो जी। तो अपना पैर बढ़ाएंगे तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। आप कहते हैं कि हमारे यहाँ से कचरा नहीं उठा, तो वो कचरा नगर निगम का कोई एम्प्लॉय नहीं डाल के गया होगा, हम ही लोगों ने, किसी ने भी उस कचरे को डाला होगा। कोशिश करें कि डोर टू डोर गाड़ी में कचरा दें। कोशिश करें कि हम एक RRR होता है कि हम अपने घर में यूज़ करने वाले मटेरियल को रीयूज़ करें। उसके लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि आपके घर में आपका एक जनरली काम करने के लिए दौरान एक बाई आती है, तो वो आपको उसको 1-1.5 हज़ार रुपये आपका एक खर्चा होता है। तो मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ कि ये 3 लाख फैमिली हैं ग्वालियर में लगभग, तो उन फैमिली अगर वो चाहें तो वो अपना 1500-2000 रुपये महीने खुद कमा सकते हैं और फ्री में, मतलब उसका कोई एडवाइस नहीं है। वो मैं एक छोटा सा कहता, उनके घर में, उनके यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो यूज़ करते हैं, और जो वो वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो ब्लेड्स हो, चाहे कुछ भी, जो भी चीज़ वो घर में होती है, उसको वो डिफरेंट तरीके से महीने भर कलेक्ट करें। उस वेस्ट होता है, चार्जर हैं, डोरीज़ हैं, बैटरीज़ हैं। एक तो घर में ये रखने से बहुत सारी नेगेटिविटी फैलती है, तो उस कोशिश करें कि वेस्ट को एक स्टोर कर लें। ये सारी चीज़ें बिक जाती हैं और इसको रीयूज़ हो जाती हैं, तो उससे नगर निगम को जो फ़ायदा होगा वो होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा और आपको वेस्ट टू वेल्थ में आपको कुछ पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत इनोवेटिव एक तरह से आइडिया है ये भी। थैंक यू सो मच सर। और इसके अलावा सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हम लोगों को? बस यही है कि ग्वालियर 90.8 एक अच्छे से प्रोग्राम्स जो लिसनर्स को मोटिवेट भी करें और उनके लिए काम भी आए, मतलब उनको छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स उनके संग होती हैं, वो कहाँ जाएं, तो एक प्लेटफॉर्म बनाए 90.8 जो,
तो मैं उसमें बहुत हमारे लिए और हमारे जो 1.5 मिलियन पीपल ग्वालियर में रहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच सर अपना अमूल्य समय में देने के लिए, और डेफिनेटली हम आशा करते हैं कि आपसे फिर से मुलाकात होगी। बिल्कुल, जब भी आप बुलाएंगे हम हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।